ओके, स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है? जस्ट एक स्टूडेंट मुझे कंफर्म करते हैं। यस सर। ओके फाइन। कोर्स का जो टाइटल है हमारा वो बेसिकली कैलकुलस 3 है, और इसको हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस भी कहते हैं। उसकी वजह यह है कि अभी स्टार्ट ही हम जो आज का लेक्चर है इंट्रोडक्टरी, वो हमारा इसी पे है कि इसको मल्टी वेरिएबल कैलकुलस क्यों कहते हैं, क्योंकि हम मोर देन वन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की इसमें डिस्कशन करते हैं। तो 3 आवर का क्रेडिट कोर्स है आपका, जो कि 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 1 आवर एंड 15 मिनट की आपकी क्लास जो सी है वो मंडे को है, और 1 आवर एंड 15 मिनट की क्लास जो सी है वो आपकी वेडनेसडे को है। तो दीज आर द सम लर्निंग आउटकम्स है कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सो आई होप कि आप इस काबिल होंगे कि ये जो आउटकम्स लिखे हैं इनको परफॉर्म कर सकेंगे। सो अभी हमारा जो मेजर डिस्कशन है वो यहाँ पे लेक्चर ब्रेकअप है कि कैसे। तो ये मैंने चैप्टर के नेम्स आगे मेंशन किए हैं, ये स्टीवर्ट की बुक से ही मेंशन किए हैं ताकि आपको आसानी रहे कि कौन सा टॉपिक जो सा है किस चैप्टर में लाई करता है। बेसिकली हमने इस पूरे कोर्स में स्टीवर्ट की बुक के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर नंबर 15 है, एंड चैप्टर नंबर 16 है। ये 3 चैप्टर हम कवर करेंगे। इससे बाहर अगर कोई चीज़ हम कवर करेंगे तो मैं उसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया करूँगा, अगर इन केस हमें कहीं पर ज़रूरत पड़ेगी तो ये बाय वीकली मैंने ये डिवाइड किया है कोर्स, और ये टेंटेटिव है। ज़ाहिर बात है आपको ये तो आपके नॉलेज में होगा कि मिड से पहले तक का जो आपका सेमेस्टर है वो ऑनलाइन है, और उसके बाद ऑन कैंपस है इन केस अगर कोविड सिचुएशन जो सी है वो इन कंट्रोल रही तो। उसके मुताबिक जो फर्स्ट 2 वीक्स है उसमें हम आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स को और लेवल कर्व्स को, कि लेवल कर्व्स क्या होती हैं और सेवरल वेरिएबल। ये आज के लेक्चर में आई होप कि हम कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम स्टार्ट करेंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी से, और उससे नेक्स्ट वीक के अंदर हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स का टॉपिक जो सा है। आपने टोटल डेरिवेटिव्स तो पढ़ा हुआ है, जारी बात है जब मोर देन वन वेरिएबल में आ जाएंगे तो वो हमारा डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव्स की तरफ चला जाता है। सिमिलरली वीक 3 एंड 4 में हम टेंजेंट प्लेन्स और लीनियर अप्रोक्सीमेशन को डिस्कस करेंगे। चेन रूल आ जाएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसमें से कुछ टॉपिक आपको ऐसे लगेगा जिन्होंने एफएससी में मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है वो टॉपिक्स वहां पे उन्होंने पढ़े हुए हैं, बट यहाँ पे हम उनका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव एंड ग्रेडियंट आ जाएगा। वीक 5 एंड 6 में हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, और उसके अलावा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आ जाएगा, और लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जिसमें सिंगल कंस्ट्रेंट एंड 2 कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम। अब मैक्सिमा मिनिमा आपने सिंगल वेरिएबल की सेंस में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हमारी टोटल डिस्कशन मोर देन वन वेरिएबल में होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स, वीक 7 एंड वीक 8 के अंदर जो सा है हमारे पास डबल इंटीग्रल्स आ जाएंगे। सिंगल इंटीग्रल का तो आपको नॉलेज होगा क्योंकि वो आप कैल 1 कैल 2 में उसको डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो हम फिर यहाँ पे डबल इंटीग्रल से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद आपका मिड टर्म जो कि ऑन कैंपस होगा, और इसमें ये मैंने कुछ असेसमेंट्स लिखी हैं। असाइनमेंट्स जो सी हैं वो आपको टाइमली जो सी है मैं असाइन करता रहूँगा, जो आपने एलएमएस पे सबमिट करनी होगी टाइमली। टाइमली का मतलब ये है कि जो टाइम मैं आपको ड्यू टाइम और डेट बता दिया करूँगा उसी पे ही आपको सबमिट करना होगा। टाइम मैं इनफ देता हूँ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए, सो उसके लिए आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन इन केस अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप फिर ये समझे कि आपकी जो असाइनमेंट है वो नॉन सबमिटेड है। इन केस आप किसी तरह मुझे दे भी देंगे तो वो कंसीडर नहीं होगी। सो टाइम का आपने जो सा इसमें खास ख्याल करना। तो यहाँ पे एक क्विज भी मैंने मेंशन किया, बट जो एचओडी की इंस्ट्रक्शंस है उनके मुताबिक जो क्विजेज हैं वो ऑन कैंपस ही किए जाएंगे। जब आप ऑन कैंपस आ जाएंगे एक्टिविटीज के लिए तो फिर उसको ऑन कैंपस हम जो सा है कंडक्ट करेंगे।
सो क्विज़ेज में नंबर ऑफ क्विज़, नंबर ऑफ असाइनमेंट वेरी कर सकती हैं, हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बट वो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा हर असेसमेंट के बारे में। सो आफ्टर मिड वी टर्म हम आ जाएंगे ट्रिपल इंटीग्रल्स की तरफ, डबल इंटीग्रल से आगे ट्रिपल इंटीग्रल्स में आ जाएंगे, जिसमें हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। पहले उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे, फिर सिलेंड्रिकल स्फेरिकल में देखेंगे, फिर इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है चेंज ऑफ वेरिएबल, इस टर्म को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या चीज़ है। सो इसी तरह नेक्स्ट 2 वीक्स में हम वेक्टर फील्ड्स, लाइन इंटीग्रल एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल को डिस्कस करेंगे। और वीक 13 से 15 तक ये कुछ थ्योरम है हमारे पास, इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रीन थ्योरम है, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होती है ये बताएंगे, सरफेस इंटीग्रल्स क्या होते हैं, स्टोक्स थ्योरम है और डाइवर्जेंस थ्योरम है। तो ये होपफुली आप कैंपस में होंगे तो इन एक्टिविटीज को हम कैंपस में परफॉर्म करेंगे। जी कोर्स ग्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपकी जो असेसमेंट है वो इस तरह से की जाएगी। 60% स्कोर आपका कंटिन्यूस असेसमेंट होगा, जिसमें 10% वेटेज होगी आपकी असाइनमेंट्स की, जितनी भी असाइनमेंट्स कंडक्ट होंगी सबका एवरेज काउंट होगा। कुछ भी ऐसे नहीं होगा कि मैक्स और मिन का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, मतलब आप अगर 4 असाइनमेंट देते हैं तो 4 का एवरेज होगा, 2 देते हैं तो 2 का एवरेज होगा, वो 10% उसकी ओवरऑल आपके कोर्स में वर्थ होगी। क्विज़िज जो उनसे, क्योंकि ये ऑन कैंपस कंडक्ट किए जाएंगे, इसका वेटेज असाइनमेंट से ज़्यादा है, 20% होगा। इसमें हम मोर देन 2 क्विज़िज जो है वो लाजमी कंडक्ट करेंगे। तो क्राइटेरिया वही है, एवरेज काउंट होगा। मिड टर्म आपका 30% होगा और फाइनल टर्म जो है वो आपका 40% होगा। तो ये टोटल आपका 100% हो जाएगा। तो जो यूनिवर्सिटी पॉलिसी है उसमें जो एम्फसाइज किया जाता है वो 80% आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी है। अगर आपकी अटेंडेंस कम होती है तो फिर आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो सा है वो फाइनल टर्म में बैठने से मना कर सकता है, और उससे सारी बात आपके ग्रेड्स भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑलरेडी बन चुका है, मेरा नंबर आप सबसे शेयर हो गया। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो, आपकी कोई क्वेश्चन हो, आप फ्रीली जो सा है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कोई आपको टॉपिक में प्रॉब्लम हो, आप मुझसे टाइम सेटल करके जो भी दोनों के लिए कन्वीनियंट होगा उसके ऊपर आप मुझसे शॉर्ट लेक्चर भी ले सकते हैं। अगर आप ऑन कैंपस आपको अलो किया हुआ है, अगर कोई स्टूडेंट ऑन कैंपस अलो है, आता है, डे स्कॉलर है, तो वो फिर यहाँ पे भी डिस्कस कर सकता है मेरे ऑफिस आवर्स में। तो ये थी स्मॉल सी डिस्कशन हमारी कोर्स आउटलाइन पे। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, देन आप डिस्कस कर सकते हैं। सो डिस्कशंस आर ओपन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर इस सब्जेक्ट की भी ग्रेडिंग रिलेटिव होगी या मार्क्स पे होगी? देखिए ग्रेडिंग पॉलिसी तो रिलेटिव ही चलती है ना, लेकिन मैथ डिपार्टमेंट कुछ सोच रहा है कि अपने डिपार्टमेंट की जो ग्रेडिंग है इसको कुछ डिफाइन किया जाए ना, एक स्पेसिफिक ग्रेडिंग तो आपकी रिलेटिव होगी, लेकिन एक थ्रेश होल्ड जरूर होगा। सपोज करें कि मैं, हो सकता है, जो प्रोबेबली ज्यादा चांसेस भी होते हैं, 40 का मैं थ्रेश होल्ड रख देता हूँ। 40 का थ्रेश होल्ड का मतलब ये है कि 40 से बिलो जिसके मार्क्स होंगे उसको एफ मिलेगा। हाँ, 40 से ऊपर अब जितने आपके मार्क्स हैं उसके ऊपर रिलेटिव ग्रेडिंग हो जाएगी। अगर मैं थ्रेश होल्ड 30 रखता हूँ तो वो जारी बात है, मैं उतने मार्क्स जरूर थ्रेश होल्ड में रखूंगा कि जितने मैं चाहता हूँ कि एक स्टूडेंट को कोर्स को पास करने के लिए आने जरूरी है। ठीक हो गया। वो थ्रेश होल्ड जो सा है 30 40 इसी के इन बिटवीन भी हो सकता है और इसी के दरमियान हो सकता है इस कोर्स के लिए, बाकी हर कोर्स के लिए वेरी करता है। लेकिन ग्रेडिंग आपकी रिलेटिव है। बट एक चीज आप जेहन में रखिएगा कि समटाइम ये होता है कि आप समझते हैं कि ओवरऑल एक असेसमेंट में स्कोर डाउन हो गया है और उससे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन मैथ डिपार्टमेंट में ये इफेक्ट करता है समटाइम, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग जो है उसको शायद आपसे डॉक्टर बुखारी ने कुछ चीज़ें डिस्कस की होंगी ग्रेडिंग के हवाले से भी, तो वो कंसर्न उनके बिल्कुल ठीक है। फिलहाल जो सा आपकी ग्रेडिंग होगी मेरे इस सब्जेक्ट में वो रिलेटिव ही होगी।
इन शॉर्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर। जी और कोई क्वेश्चन हो? ओके, if there is no question then we will move forward to our today's lecture. ओके, तो स्क्रीन डिस्प्ले हो रही होगी आपको चैप्टर नंबर 14 पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये स्क्रीन डिस्प्ले करने का मतलब यही है कि आपको ये चीज़ जो सा है वो क्लियर हो जाए कि हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 14 से। तो जो जैसे मैंने अभी अर्ली डिस्कशन में आपको बताया है कि चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 ये 3 चैप्टर्स को कवर करना हमारा टारगेट है और इंशाल्लाह इस टारगेट को हम अचीव भी करेंगे। तो विजिबिलिटी में तो कोई इशू नहीं है, किसी को क्लियर है ना जो स्क्रीन मैंने शेयर यस सर, क्लियर है। थैंक यू सर आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जस्ट अ मिनट। सर हमें तो सही आ रही है स्टार्ट से। जी वो ये है कि कुछ इंडिविजुअल आपके इंटरनेट का इशू होता है तो वो होती है, बाकी रिकॉर्डिंग ऑन है, आप परेशान ना हो। रिकॉर्डिंग का लिंक मैं शेयर कर दिया करूंगा, तो आप अगर कहीं पे आपका इंडिविजुअल इंटरनेट का इशू होता है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डिंग में कवर कर सकते हैं, और फिर अगर उसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप बाद में मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। सो वो आप उसके हवाले से परेशान ना हो, क्योंकि अगर कुछ स्टूडेंट्स को ठीक आ रही है इसका मतलब ये है कि इट इज़ गुड फ्रॉम माई साइड। सो अगर मैं कैलकुलस की बात करूं, जो कैलकुलस 1 और 2 में आप पढ़ के आए हैं, आपने मोस्ट ऑफ द डिस्कशन जो सी है वो की होगी कर्व के ऊपर। लाइक थोड़ी सी हम जनरल डिस्कशन कर लें पहले। मतलब आपकी जो डिस्कशन थी वो सम एफ ऑफ एक्स पे थी। ओके, एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है? एफ इज अ फंक्शन डिपेंडिंग अपॉन एक्स। ओके, मतलब आप कहीं फंक्शन लिखते थे, एफ ऑफ एक्स को आप वाई से भी रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या होता था? लाइक अगर मैं कोई सिंपल सा फंक्शन लिखूं, लीनियर फंक्शन लिखता हूँ 2x + 1 इज इक्वल टू वाई, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें आपको पता है x आपका क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है आपका? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप फ्री होते हैं कि x को कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं उसकी डोमेन में से, उसकी डोमेन में से, और y डिपेंड कर जाता है x के ऊपर, क्योंकि जैसे ही आप x की वैल्यू जो सी है वो असाइन करते हैं तो वो आपको एक आउटपुट देता है y। लाइक अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इस लाइन में आपको पता है x, इसकी डोमेन जो सी है वो पूरी रियल लाइन है, तो अगर मैं x को 0 वैल्यू असाइन करूंगा तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो इसका मतलब ये है कि y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये आप कैलकुलस में ये चीजें पढ़ चुके हैं। अब अगर इसी फंक्शन को मैं लिखता हूं एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, सो नाउ व्हाट इज इक्वल टू सम, जैसे वहां पे मैंने y कहा तो अब यहाँ पे इज इक्वल टू z लिख लिया। इसका मतलब ये है कि अब जो मेरा फंक्शन है वो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है।
और उसकी आउटपुट क्या है, सम जी। लाइक अगर मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखता हूँ जो कि आप कैलकुलस 2 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लाइक 2x + 3y इक्वल टू जी। अब आपको नजर आ रहा है यहाँ पे x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं एंड y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, सो दीज टू आर independent variable and this is the dependent variable। तो बात वही है कि x और y की आप कोई इनपुट देंगे तो आपके पास z की कोई आउटपुट आ जाएगी। सो दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम 1 वेरिएबल टू 2 वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल इंक्रीज हो गया। बट इसकी हमें जरूरत क्यों आती है, वाई इट इज नेसेसरी टू डील विद मोर देन 1 वेरिएबल। सो एनी स्टूडेंट ऑफ यू कैन आंसर टू मी कि वाई वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू मोर देन 1 वेरिएबल। कोई आप रियल लाइफ की एग्जांपल, कोई आपके ज़हन में आंसर है, आप फ्रीली उसको जो सा है यहाँ पे दे सकते हैं। जी, कैलकुलस में आपने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखे होंगे, लाइक वो सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे थे। सिमिलरली मोस्ट ऑफ द वर्ड्स प्रॉब्लम ऐसे हैं जो मोर देन 1 वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। और उसकी अगर मैं आपसे सिंपलेस्ट एग्जांपल एक डिस्कस करूं तो शायद आप लोगों ने, मोस्ट ऑफ यू ने नाम सुना होगा उबर का और करीम का, जो कि ये पंजाब के कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा ये सर्विसेज यूज़ की जाती हैं कैब सर्विसेज के तौर पे। कि वो एक ऐप होती है, आप उस ऐप में क्या करते हैं कि जस्ट अपना डेस्टिनेशन एंटर करते हैं तो वो आपको एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बता देता है उसकी, कि आपका कॉस्ट क्या आएगा। ठीक है, सम टाइम आप देखते हैं कि डिस्टेंस कम है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, सम टाइम आप देखते हैं कि डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन कॉस्ट नॉमिनल सी है। और उसका फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली जो आपकी कॉस्ट है ना वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, कॉस्ट जो है वो आपके पास आउटपुट के तौर पे आती है। ठीक हो गया, लेकिन इसके इनपुट में क्या पड़ा होता है, दिस इज आउटपुट। लेकिन इसके इनपुट में क्या पड़ा होता है, इनपुट में ये पड़ा होता है कि एक तो वो डिस्टेंस को देख रहा होता है कितना है, और दूसरा वो टाइम को देख रहा होता है कि उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। सो दीज टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो किया क्या होता है, उन्होंने एक फार्मूला फीड किया होता है। सपोज करें मैं उबर की बात करता हूँ, उबर की कंपनी चार्ज करती है डिस्टेंस के लिहाज से पर किलोमीटर, सपोज वो 3 रुपीज चार्ज कर रही है, और 1 मिनट का वो 2 रुपीज चार्ज कर रही है। तो वो सिंपल क्या करेगी, एक फंक्शन फीड कर देगी, z इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्टेंस को x ले लेता हूँ और टाइम को मैं t ले लेता हूँ या y ले लेता हूँ, तो कॉस्ट को मैं z ले लेता हूँ। सो कॉस्ट मेरी क्या होगी, अगर इसकी यूनिट प्राइस वो ले लेता है डिस्टेंस की 3, तो यहाँ पे वो क्या लिख देगा 3x प्लस, और टाइम क्या ले लेता है, अगर वो 2 लेता है तो 2y। अब क्या होगा, सपोज करें आपका डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो x की जगह पे 10 किलोमीटर आ जाएगा। और सपोज करें कि वो बहुत रश वाला एरिया है, उसको कवर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। सपोज करें कि वो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो आपको ट्रैवल करने के लिए 30 मिनट्स लगते हैं, तो y की जगह पे आप 30 पुट कर देंगे तो आपके पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी लाइक दिस। अगर आपका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और उसको कवर करने के लिए जो एस्टिमेटेड टाइम लगता है वो 30 मिनट है, तो क्या होगा, यहाँ पे वो पुट कर देंगे 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90।
रुपीज उसकी कॉस्ट आ जाएगी। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि इनपुट हमारी मल्टीपल वेरिएबल्स में है, लेकिन आउटपुट हमारी एक सिंगल वेरिएबल है। सो यहां से आपको ये क्लियर हो गया कि अगर आपका फंक्शन जोन सा है मोर देन वन वेरिएबल में चला गया है तो उसकी इनपुट जोन सी है वो मोर देन वन हो गई है, लेकिन उसकी यहाँ पे आउटपुट जोन सी है वो सिंगल वेरिएबल है। ठीक हो गया। सो करंटली केस में नेक्स्ट जोन सा है, वापिस आते हैं बुक के ऊपर जी। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की एग्जांपल है। यहाँ पे आप बहुत जबरदस्त एक एग्जांपल से वो स्टार्ट करता है और एग्जांपल है द टेम्परेचर टी एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। मतलब आपने अर्थ की सरफेस पे कहीं पे टेम्परेचर को आप डिस्कस कर रहे हैं और उसको कह रहा है कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन at any point time depends on the longitude x and latitude y। longitude and latitude आपको पता है ये हमारे अर्थ के एक्सिस हैं जिनसे डिफाइन किया जाता है। मतलब लैटिट्यूड जोन सा है ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और लॉन्गिट्यूड जोन सा है ये बेसिकली वर्टिकल लाइन होती हैं। और ये किसी एक खास, जैसे लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये इक्वेटर के लिहाज से एंगल होता है हमारे पास। और लॉन्गिट्यूड जोन सा है ये ग्रीनविच पॉइंट है जिसके अलोंग हम एक एंगल से क्रिएट करते हैं। सो इसकी डिस्क्रिप्शन आप देखना चाहें तो वो गूगल पे आप इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ पे हम जस्ट दो वर्ड्स यूज कर रहे हैं। सो ये आपके दो इनपुट आ गए वेरिएबल। जी ये क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का कि पहले हम 2D प्लेन में फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3D। जी बिल्कुल आपका जवाब ठीक है कि हम अब इसको मोर देन वेरिएबल, पहले आप वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थे। वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि वन इंडिपेंडेंट है और वन डिपेंडेंट है। अब आप किसी फंक्शन को अगर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको 2 डायमेंशंस चाहिए। आपने जितने भी ग्राफ जोन से है वो ड्रॉ किए होंगे कैलकुलस के अंदर, वो 2D में किए हैं ना, एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब जब मैं बात करता हूं कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ड्रॉ करने के लिए आपको हमेशा जो डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी वो 3 डायमेंशन की है। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल और तीसरी डिपेंडेंट वेरिएबल जिसने शो करवाना है। जैसे आप x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो x आप पुट करते थे तो y उसकी फंक्शनल वैल्यू है जो उसको दिखा रही है कि इसके ऊपर क्या फंक्शन का बिहेवियर है। इसी तरह अगर आप 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो 2 वेरिएबल्स का मतलब ये है कि 2 वैल्यूज आप इनपुट में दे रहे हैं, लाइक x एंड y एंड z जोन सा है वो उसको दिखाने के लिए। तो आपको कितने एक्सिस की जरूरत पड़ेगी? 3 एक्सिस की फॉर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जी आमिर आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जब 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और 2 डिपेंडेंट, तब तो 3D नहीं रहेगी, तब तो वो 4D नहीं हो जाएगी। सारी बात है 4D हो जैसे जाएगी, कि लेकिन हमारा यहाँ पे तो जो कंसर्न है ना अभी टोटली उसमें ये है कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर देन वन है। हाँ आप क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते थे कि सर अगर हमारे यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल, सपोज जो हम अभी डिस्कशन स्टार्ट किए, क्योंकि मैं अभी मोर देन 1 डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे नहीं आना चाह रहा, इट इज अ डिफरेंट टॉक। मतलब आप सपोज करें कि आपके 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और 1 डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टोटल डायमेंशन उसकी कितनी होगी? 4। ठीक हो गया। अब आपको 4 डायमेंशन चाहिए, उसकी डायमेंशन 3 ही है, वो प्रॉब्लम 3D का, लेकिन उसको विजुअलाइज करवाने के लिए आपको 4 डायमेंशन चाहिए। 3 डायमेंशन इनपुट की और चौथी डायमेंशन उसको विजुअलाइज करवाने के लिए। सारी बात है वो 4D में चला जाएगा प्रॉब्लम। तो जारी बात है आपके जो कंप्यूटर्स वगैरह है या सिस्टम है वो 3D डायग्राम तो आपको शो करवा सकते हैं। इवन सम केसेस में 4D भी डिस्प्ले होता है, वो मैं आपको अभी गूगल से ही
सर्च करके एक दो फिगर दिखा देता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन का मतलब क्या है, बट मोर देन फोर्थ डायमेंशन वी आर अनएबल टू विजुअलाइज अ डायग्राम। ठीक हो गया, बट उसका कंसेप्ट यूज होता है अप टू एन डायमेंशन का, लाइक वो वेक्टर्स की सेंस में चला जाता है, जो कि लाइक गूगल सर्च इंजन है और डिफरेंट हमारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे वो यूज होता है। तो ये आप ध्यान में रखिए अगर आप। एक्सक्यूज मी सर। जी 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 करें। सर क्या डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज्यादा आंसर दे सकते हैं? वो तो एक ही आंसर नहीं देगा, इंडिपेंडेंट तो ज्यादा हो सकते हैं। जी यही बात मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो वहां उसका आउटपुट सिंगल आउटपुट की बात कर रहे हैं अभी हम, बात समझे। लेकिन सम टाइम कंडीशनल आ जाती है, कंडीशनल केस आ जाए तो उसमें वो वेरी कर सकता है, वो एग्जिस्ट करते हैं केस, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे हमारा एक सिंगल वेरिएबल, जैसे अभी मैंने आपको दिखा एक एग्जांपल एक्सप्लेन की है उबर की, कि हमारी जो कास्ट है वो डिपेंड कर रही है टाइम पे और डिस्टेंस पे, लेकिन कॉस्ट तो एक सिंगल फंक्शन है ना, हमारे पास आउटपुट तो एक सिंगल फंक्शन आ रही है। तो उसका मतलब यह है कि मोर देन वन वेरिएबल, आपकी इनपुट तो बड़ी लेकिन आउटपुट आपकी सिंगल ही है, लेकिन उसके लिए एक डायमेंशन तो चाहिए आपको विजुअलाइज करवाने के लिए ना। मतलब आपका प्रॉब्लम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे है तो एक्स वाई दो एक्सिस आगे आपके इनपुट के, ठीक हो गया। तो जो सिंगल आउटपुट आ रही है उसके लिए आपको जी चाहिए दिखाने के लिए, जिसके ऊपर आप उसकी आउटपुट की वैल्यूज मेंशन करेंगे। तो आपका प्रॉब्लम कौन सा हो गया, वो 3D का हो गया, बात समझे। सो दो डायमेंशन इनपुट की और एक जोन सी है वो आउटपुट की। तो उसी पे अभी हम डिटेल में उसी को ही डिस्कस करने लगे हैं, फर्दर आपको भी क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। सो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हम पहले टू वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे, फिर थ्री वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे और फिर उसी को जनरलाइज कर देंगे हम एन वेरिएबल्स के लिए। लेकिन हमारी जो थ्रू आउट डिस्कशन चलेगी ये सब्जेक्ट में, वो हमारी टू और थ्री वेरिएबल्स की ही चलेगी। तो जैसे अभी टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे कि टेम्परेचर किसी भी अर्थ की सरफेस पे हम डिफाइन करते हैं उसके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के लिहाज से, कि उसके ऊपर कितना टेम्परेचर है। तो हमारा जो टेम्परेचर टी है वो डिपेंड करेगा लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे। तो टी हमारा एक फंक्शन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, लाइक दिस। सिमिलरली अनदर एग्जांपल अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो सा है, जिसका ये हमारे पास फार्मूला होता है V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको पता है यहाँ पे रेडियस है सिलेंडर का और एच क्या है, उसकी हाइट है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट आंसर करें कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ है आपके सर सामने, और एंड एच, और एंड एच। और एंड बिल्कुल, क्योंकि और इसका आउटपुट वेरिएबल कौन सा है, वी। वॉल्यूम। वी जो है मतलब आप देखें, आप दो इनपुट दे रहे हैं, रेडियस दे रहे हैं और हाइट, दो इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आपका सिंगल है वॉल्यूम। वॉल्यूम में फिगर ही आएगा ना आपके पास, पेट फिगर आएगा 20 30 40 जो भी उसकी वैल्यू होगी। सो इट्स मींस इट इज अनदर एग्जांपल ऑफ मल्टी वेरिएबल्स, मल्टी वेरिएबल्स और टू वेरिएबल्स कह लें। सो डेफिनेशन को अगर हम डिफाइन करें तो वो बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अ फंक्शन f of two variables is a rule that assigns to each ordered pair of real numbers। अब ordered pair की इसलिए बात कर रहा है, कैलकुलस में आप सिंपल x की बात करते थे ना कि x को असाइन कर रहा है y पे। अब क्योंकि आपके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो दो इंडिपेंडेंट से आपके पास क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जो x की पोजीशन है और y की पोजीशन है वो फिक्स है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप x की जगह पे y की वैल्यू लिख दे और y की जगह पे x की वैल्यू लिख दे, तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं ऑर्डर्ड पेयर का। इज ए सेट डी a unique real number defined on f of x y the set d। अब ज्यादा बात है, वो कह रहा है d जोन सा है उसके ऊपर डिफाइन करते हैं हम, तो d क्या है, उसकी डोमेन है। और f of x y क्या शो करेगा, उसकी रेंज शो करेगा। सो डोमेन और रेंज का कंसेप्ट वही है, जस्ट डोमेन की फिगर चेंज हुई है।
और फिगर कैसे चेंज हुई है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। लाइक मैं सिंपल कैलकुलस से आपको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड देख, सिंपल कैलकुलस में ये था, ये 2D एक्सिस है, एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे क्या था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपकी कर्व है। क्या होता था, आप इनपुट में x की कुछ वैल्यूज देते थे यहाँ पे और y की वैल्यूज आ जाती थी, तो यहाँ पे आपके पास एक कर्व आ जाती थी। ठीक हो गया, आप कहते थे दिस इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स। ओके, अब आप आ जाए y z इज इक्वल टू सम एफ ऑफ एक्स वाई, z इज इक्वल टू कह लें, t इज इक्वल टू कह लें, एफ ऑफ एक्स वाई, ये तो जस्ट नोटेशन है ना जो बढ़ती है। अब क्या होगा, मुझे दो एक्सिस चाहिए डोमेन में, like suppose this is x axis and this is y axis and this is the third axis। आपको पता है एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनाते हैं। तो अगर आप इसको, जारी बात है मैं तो 2D में ड्रा कर रहा हूँ, आप अगर इसको फिजिकली देखना चाहते हैं तो आप अपने रूम का कोई कॉर्नर ले लें, उसको एज ए ओरिजिन ले लें, हाइट उसकी z एक्सिस ले लें और दोनों साइड की लेंथ x y सपोज कर लें। ठीक, अब इसमें जब मैं डोमेन D की बात करता हूं, D फॉर डोमेन, तो इसमें तो आपके पास ये सिंगल वेरिएबल में तो डोमेन आपके पास एक सिंपल किसका सबसेट होती थी, बताएं जी। डोमेन किसका सबसेट होती थी? नहीं, कोड डोमेन का सबसेट तो रेंज होती है ना। हैंड रेज करे जिसको आंसर करना है, मैं कॉल करूंगा नहीं जी। अब माशाल्लाह से कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2 पढ़ के आए हैं, इसका तो आंसर करें ना कि सबसेट किसकी होती है डोमेन। व्हाट इज दिस, एक्स एक्सिस को देखें, क्या है एक्स एक्सिस? जी, एक स्टूडेंट ने ये किया है रियल नंबर, यस, ये रियल लाइन का सबसेट होती है आर का। सिंगल रियल लाइन के ऊपर ही आप डिफाइन कर रहे होते हैं ना। कोई भी डोमेन आपने ऐसी देखी थी जो रियल लाइन से बाहर चली गई हो? हर डोमेन आपकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के अंदर ही आ रही थी, ज्यादा से ज्यादा क्या था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तक आ जाती थी। यहाँ पे क्या है, इस केस में अब आपको नजर आ रहा है कि टू रियल लाइन, जारी बात है ये यहाँ पे भी जाता है ना माइनस एक्स, और यहाँ पे जाएगा तो ये माइनस वाई, और ये अगर नीचे को आएगा एक्सिस तो ये माइनस जी को रिप्रेजेंट करता है। तो एक लाइन तो ये आ गई एक्स की और एक लाइन आ गई आपके पास वाई की, तो दोनों के ऊपर तो रियल एंट्रीज है ना। तो इसका मतलब है अब जो आपकी डोमेन होगी टू वेरिएबल्स में, वो बेसिकली सबसेट होगी किसका, R2 का, समझे। और R2 के मेंबर किस टाइप के होंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में। इसके तो नंबर सिंपल होते थे ना, सिंगल एंट्री होती थी तो सिंगल नंबर होते थे। इसमें अब ऑर्डर्ड फॉर्म है। अब ऑर्डर्ड फॉर्म में जो फर्स्ट नंबर है ये एक्स एक्सिस की एंट्री को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड है वो वाई एक्सिस की एंट्री को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई लिखते थे तो इसका मतलब ये था कि एक्स आपकी इनपुट है, वाई आपकी आउटपुट है इस केस में। ठीक हो गया, अब इस केस में ये दोनों इनपुट है। ठीक हो गया, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाहे तो फिर आपका ऑर्डर्ड पेयर ट्रिपलेट बन जाएगा एक्स वाई जी, these two are input and this is output। लेकिन डोमेन में बात करें तो ये ऑर्डर्ड पेयर होंगे। ठीक हो गया, अब जारी बात है, इसका मतलब ये है कि एक्स वाई प्लेन, अब ये एक्स वाई प्लेन बन गया ना पूरा। आप इसको अगर आप अपना रूम ले रहे हैं तो रूम के अंदर जो सा आपका फ्लोर है उसको आप समझ लें कि दिस इज कॉल्ड योर एक्स वाई प्लेन। अब आपकी डोमेन इस प्लेन के अंदर से आएगी। पहले कैलकुलस में आपकी डोमेन लाइन के ऊपर से आती थी, इसलिए वो आप कोई इंटरवल लेते थे, कोई सेट लेते थे, इंटरवल सेट लेते थे। अब आपकी प्लेन में से आएगी, तो जब आप प्लेन में से डोमेन उठाएंगे
तो आपके पास जरूरी तो नहीं कि वो लाइन आए, वो कोई रीजन भी तो आ सकता है ना। सपोज करें मैं यहां से कहता हूं मेरा फंक्शन जो डिफाइन है वो इस रीजन पे डिफाइन है, ये डोमेन पे, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है। तो ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाई है, दिस इज कॉल्ड इट्स डोमेन। सपोज करें मैं कोई, ये तो मैंने एक कोई स्पेसिफिक फिगर ले ली, मैं रैंडम सी फिगर ले लेता हूँ, ये मैं कहता हूँ इसके ऊपर मेरा फंक्शन डिफाइंड है, सो देन दिस इज कॉल्ड इट्स डोमेन। ठीक हो गया। अब आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मोर देन वन वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं। टू वेरिएबल में जो आपकी डोमेन है ना, वो एक सरफेस है। डोमेन एक सरफेस है, एक रीजन है, अब वो कर्व नहीं है। ठीक हो गया। सो डोमेन आपकी अब होगी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म, दिस इज कॉल्ड डोमेन। अभी मैं आपको इसकी कुछ विजुअलाइजेशन दिखाता हूँ एक सॉफ्टवेयर पे, कुछ फिगर्स ड्रा करके। ये जैसे ही अभी मैं थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो उसके बाद मैं आपको ये चीजें विजुअलाइज भी करवाता हूँ कि कैसे ये वर्क करती हैं। सो अब आई होप कि आपको ये डी और ऑर्डर्ड पेयर जोन सा है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जोन सा है, ये देखें, दिस इज द डायग्राम विच आई वांट टू शो यू। अब हो क्या रहा है, ये मोर देन वन वेरिएबल का, लेकिन यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर यहाँ पे एक्स और वाई दिखाया है, तो अगर ये टू वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो थर्ड डायमेंशन किधर गई? तो थर्ड डायमेंशन क्या होती है? वो जी होती है ना। तो वो उसने यहां से उठा के अलहदा रख ली है जस्ट दिखाने के लिए। अब वो कह रहा है कि ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, दिस इज इट्स डोमेन। कोई भी रैंडम फंक्शन है, अभी वो डिफाइन नहीं है, जस्ट वो समझाने के लिए। वो कह रहा है ये इसकी डोमेन है। हर डोमेन में आप कोई भी एक्स और वाई की वैल्यू लेंगे। सपोज करें जैसे ये एक्स और वाई की वैल्यू लोकेट करना बहुत आसान है। 2D में एक्स एक्सिस पे उतना डिस्टेंस एक्स पे चले जाए और उतना डिस्टेंस वाई पे चले जाए जितना वाई का है, तो आप उस पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू तो आएगी आउटपुट की। तो वो कह रहा है वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। मतलब डोमेन आपकी जोन सी है वो टू एक्सिस पे डिपेंड कर रही है, और जो रेंज आपकी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिंगल एक्सिस पे। बात समझ रहे हैं ना? डोमेन आपकी किस पे डिपेंड कर रही है? टू एक्सिस पे। और रेंज आपकी डिपेंड कर रही है सिंगल एक्सिस पे। तो अब मुझे आप खुद बताएं, जैसे मैंने बताया कि सरफेस आपके पास आएगी डोमेन, तो रेंज आपके पास क्या आएगी, किस फॉर्म में आएगी? लाइन की फॉर्म में। रेंज इन टर्म्स ऑफ इंटरवल आएगी ना आपके पास। इंटरवल सिंगल रियल लाइन का ही होता है ना। इंटरवल की फॉर्म में आएगी ना। 2 से 3 आ गई, -4 से 4 आ यस गई, सर, माइनस लाइन इंफिनिटी से इंफिनिटी आ गई। तो एक चीज तो आपको क्लियर होगी, क्योंकि आपकी आउटपुट सिंगल है, तो रेंज आपकी जो सी है वो आपकी किसका सबसेट होगी? आर का, रियल लाइन का रेंज। डोमेन किसका सबसेट होगी? R2 का, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। इज इट क्लियर? यस सर, यस ओके, एग्जाम्पल पे आते हैं हम ना। सो एग्जाम्पल नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इवेलुएट F32। वो कहता है एक पॉइंट इवेलुएट करें जिसकी इनपुट में F32। अब F32 में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि फर्स्ट वैल्यू एक्स एक्सिस है और सेकंड वैल्यू वाई एक्सिस है। ये आपको ऑब्वियसली क्लियर होना चाहिए। जब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस होता है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है वो एक्स एक्सिस का, सेकंड एलिमेंट वाई एक्सिस का। एंड फाइंड एंड स्केच द डोमेन। सो ये एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल मैं सॉल्व कर देता हूं, बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। तो मैं फंक्शन लिख लेता हूं। फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक हो गया जी।
अब इसकी एक तो आपने डोमेन फाइंड करनी है और उस डोमेन को स्केच करना है, फंक्शन को नहीं। फंक्शन को स्केच करने के लिए तो जारी बात है आपको 3 डायमेंशनल फिगर चाहिए ना, और 3 डायमेंशनल फिगर आप पेज पे तो नहीं ड्रा कर सकते। सो डोमेन इसकी फाइंड करनी है और उसको स्केच करना है। सबसे पहले डोमेन देखें जी। डोमेन आपको एक चीज तो पता है किससे बिलोंग करेगी, सबसेट किसका होगी, R2 का। यस सर, R2। मतलब आपके पास डोमेन में इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर के, वो तो यहां से भी पता चल रहा है। ठीक हो गया। अब बताएं कि इसकी डोमेन, आप ये तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है और डिनोमिनेटर में कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई तो दो पार्ट है, एक न्यूमिनेटर है और एक डिनोमिनेटर है। तो फंक्शन को एग्जिस्ट करने के लिए दो ही चीजें यहाँ पे मुझे लग रहा है जरूरी है। पहली चीज क्या है कि डिनोमिनेटर उसका नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो गया। तो इसका मतलब पहली कंडीशन मेरे पास आ गई, x-1 शुड नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है x आपका जोन्स है वो 1 नहीं हो सकता इस ऑर्डर्ड पेयर में। क्लियर है। सेकंड कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर आपका जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेस देन 0 हो गया तो वो आपके पास फंक्शन जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाता है, और क्योंकि हम रियल फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो हम कम्प्लेक्स को यहाँ डील नहीं कर रहे। तो दूसरी कंडीशन यहाँ स्क्वायर रूट से आपके पास आई, x+y+1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये चीजें मैं बता रहा हूँ, ये आप पढ़ चुके हुए हैं। डोमेन रेंज मुझे बताने की वैसे जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, मैं थोड़ा सा रिव्यू के तौर पे इसको एक्सप्लेन। सो ये आपको पता है x+y+1 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको सपोज करें ड्रा करूं, तो ड्रा करने के लिए मुझे कितने एक्सिस चाहिए, डोमेन को 2 एक्सिस चाहिए, x एंड y। डोमेन तो 2 ही एक्सिस पे ड्रा, मैं डोमेन को ड्रा करने लगा हूं। मैं लिख दिया डोमेन स्केच। सो अब मेरे पास क्या, कैसे पता चलेगा मैं डोमेन को कैसे स्केच करूंगा। ये दो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, यही दो है ना, कि एक तो x मेरा 1 नहीं हो सकता, और दूसरी जो डोमेन है वो मेरी इस लाइन से, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले मैं इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में लिखता हूँ, x+y+1 इज इक्वल टू 0। मुझे कोई बॉर्डर तो मिले। ठीक हो गया। बॉर्डर कैसे मिलेगा, अब मैं अगर इसको लिखूं तो ये मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म में लिखता हूँ, y इज इक्वल टू -x-1। यही होती है ना लाइन की इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx+c। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू -1 x-1। तो इसको तो मैं ड्रा कर सकता हूँ इजीली यहाँ पे ना। तो वो तो सिंपल सी बात है, अगर मैं x को 0 करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आती है, -1। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -1 0 पे। और कहाँ कैसे, यहाँ से 2 पॉइंट्स निकाल देना, लाइन को ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। x 0 पुट किया तो y -1 आ गया। तो दूसरा मैं निकाल लेता हूँ, अगर y को मैं 0 पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आती है मेरे पास, बताएं जी, -1। तो एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, इनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो मेरे पास ये लाइन आ गई। ठीक हो गया। ये मैंने लाइन ड्रा कर ली, x+y+1 इज इक्वल टू 0, ये वाली। तो लाइन तो सबको प्लॉट कर, लेकिन ये तो इनइक्वालिटी है ना, ये तो इक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी क्या कह रही है कि ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब इस लाइन से ग्रेटर। ग्रेटर का बात जब हो रही है तो इसका मतलब यह है कि राइट साइड, उस लाइन की राइट साइड, पॉजिटिव साइड। अगर लेस देन और इक्वल टू सम नंबर होता है तो उसका मतलब ये होता कि उसकी लेफ्ट साइड। तो अब आपका एरिया क्या आ जाएगा, तो x आपका 1 नहीं हो सकता, x इज नॉट इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 कौन सी लाइन होगी आपकी,
जी, x इज नॉट इक्वल टू 1, एनीवन? x इज इक्वल सर टू y 1, माइनस x इज इक्वल टू 1 लाइन ड्रा करनी है, वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी या पैरेलल टू y एक्सिस होगी? बताएं। पैरेलल टू y एक्सिस होगी, वेरी गुड। मतलब आपके पास ये लाइन में डॉटेड फॉर्म में ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक हो गया। ये x इक्वल टू, मतलब ये जो लाइन है ये पार्ट नहीं होगी किसका, डोमेन का। तो बाकी जो डोमेन बची वो कौन सी आपकी, ये सारी डोमेन, ये जो मैं ग्रीन लाइन से ड्रा कर रहा हूं ना, ये लाइन छोड़ दे बस, बाकी ये सारी जो रीजन है ना, ये क्या बनेगा, इसका डोमेन बन जाएगी। क्लियर है? अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल डोमेन टू, बन जाए। हाँ जी, लेस देन इक्वल हो जाता तो फिर मैं ये इस साइड पे आता लाइन के, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू 0 था तो राइट साइड पे। अगर क्लोज्ड इमेज हो लाइक दिस और इनइक्वालिटी हो तो उसके अंदर ग्रेटर देन का मतलब होता है आउटसाइड और लेस देन का मतलब होता है इनसाइड। तो ये आपको चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएगी। वापिस आते हैं अपनी बुक पे। जी, ये क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट किया हमने, ठीक हो गया। इसकी डोमेन फाइंड की तो डोमेन क्या आई, इज इक्वल टू एक्स वाई ऑल पॉइंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, दो कंडीशंस आई थी, x प्लस वाई प्लस 1 शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1। और ये दोनों मैंने आपको बना के दिखा दी, कहां से आई, ये डिनोमिनेटर से आई और ये स्क्वायर रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन से आई। सो इसका स्केच बनाया हुआ है, ये इसका स्केच बना हुआ है, ये देख सकते हैं, ये लाइन ड्रा की है, ठीक होगा। ये x इक्वल टू 1 वाली लाइन, x इक्वल टू 1 वाली लाइन इसका पार्ट नहीं होगी और इस लाइन से आगे वाला इसका पार्ट होगी। और ये लाइन आप देखें, ये डार्क लाइन ड्रा की हुई है। अगर ये डॉटेड हो तो इसका मतलब ये है कि लाइन इसका पार्ट नहीं है। अगर ये सॉलिड लाइन हो तो उसका मतलब ये होता है कि लाइन भी डोमेन का पार्ट है, मतलब लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो भी डोमेन का पार्ट है। क्यों? इस इक्वालिटी की वजह से, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। अगर यहाँ पे खाली ग्रेटर देन होता तो ये डॉटेड लाइन बनती। तो इसी तरह आप दूसरी एग्जांपल देखें, लाइक दिस, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम लॉग ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अब देखें इसके अंदर दो तरह के फंक्शन है, एक तो ये बाहर एक्स पड़ा है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, इसकी तो डोमेन पूरी है, यहां से तो किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं आ रही। अब लॉग के अंदर है वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो बताएं लॉग का फंक्शन कहां से लेकर कहां तक एग्जिस्ट करता है, एनीवन? 1 से -1। सर के अंदर माइनस नहीं आना चाहिए। 0 आ जाना चाहिए। लॉग 0 की वैल्यू क्या है बताएंगे? कोई भी स्टूडेंट आंसर कर दे लॉग 0 की वैल्यू। नेचुरल लॉग ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? आपने कहा ना कि नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, तो 0 तो नेगेटिव नहीं है ना जी। सर 0 पर कोई लॉग वैल्यू नहीं देता। कैलकुलेटर यूज कर लेना, आपके पास पड़ा हुआ है ना, अनडिफाइंड है, 0 पे अनडिफाइंड है, मतलब आपका जो लॉग का एक्सप्रेशन है वो डिफाइंड होता है ग्रेटर देन 0 वैल्यूज के लिए, समझे? वैल्यू आपकी 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब 0.0001 हो जाए, उसके ऊपर डिफाइन है। लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं, 0 और नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग का फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। बेसिकली इट इज द इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका एक पॉजिटिव फंक्शन होता है, ठीक हो गया। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स का जो नेट रिजल्ट है वो ऑलवेज आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, नॉट ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो वहां से आपके पास रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी ये वाली कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स शुड ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आती है तो वहां पे तो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं। तो इससे आपके पास क्या वैल्यू आ गई कि x इज लेस देन वाई स्क्वायर। अब ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आप पहले ड्रा कर ले, ठीक हो गया, और वहां से x इज लेस देन वाई स्क्वायर है तो लेस देन का साइन है,
तो इसका मतलब क्या है कि आपका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना, पैराबोला तो आप ड्रा कर सकते हैं ना। लाइक ऐसे है, आपके पास आया है x इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो मैंने आपको क्या कहा, आप इनइक्वालिटी को खत्म करके पहले इक्वालिटी ड्रा करें। x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, सो इट इज द इक्वेशन रिलेटेड टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक हो गया। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला में ये पैराबोला को डिफाइन कर रहा है, तो पैराबोलिक इक्वेशन कुछ इस टाइप की होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है ना, पॉजिटिव है ना, तो राइट साइड को ओपनिंग होगी। अगर ये नेगेटिव होता तो लेफ्ट साइड को ओपनिंग होती है। अगर एक्स स्क्वायर होता पॉजिटिव के साथ तो ऊपर को ओपनिंग होती है, अगर नेगेटिव के साथ हो तो नीचे को ओपनिंग होती है। सो ये कर्व है, कर्व तो आप पढ़े हैं कैलकुलस में। यहाँ पे ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ। ठीक हो गया। सो इसको मैं डॉटेड करने लगा हूं क्योंकि डॉटेड फॉर्म में क्यों मैंने ड्रा किया वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक हो गया। अब ये आपके पास इनइक्वालिटी थी कि x इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो कौन सा पोर्शन आएगा डोमेन का, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड वाला? सर लेफ्ट साइड वाला। इनसाइड वाला आएगा। सर इनसाइड लेफ्ट साइड वाला। लेफ्ट साइड वाला आएगा। x लेस देन है ना, तो ये आपकी डोमेन है सारी, ये रीजन। ओके, ये निकाल दे पैराबोला वाला पोर्शन और उसके जो राइट साइड वाला पोर्शन है। पैराबोला भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इसीलिए मैंने ये डॉटेड बनाया। अगर इक्वालिटी होती तो इसको मैं सॉलिड बनाता, तो वो फिर लाइन भी उसका पार्ट बन जानी थी जो बाउंड्री है, समझे? तो ये इसकी डोमेन आ गई। इज इट क्लियर? यस सर। और अगर यहाँ पे मैं इस तरह से लिख देता x इज ग्रेटर देन वाई स्क्वायर, देन कौन सा पोर्शन आना था? फिर ये वाला। सर राइट वाला। फिर ये Side. राइट। बिल्कुल। Side. तो आई होप कि आपको ये डोमेन वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इसमें इसका ये प्लॉट भी बना हुआ है, ये देखें। ठीक हो गया। यहाँ से आपको परफेक्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर प्लॉट है, इसका आपको एक विजुअलाइजेशन जो सी है वो कंप्लीट नजर आ रही है। सो ये दो एग्जांपल दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दी क्योंकि स्टार्ट था। अब यहाँ पे है एग्जांपल नंबर 2 में। एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, हमें डिस्क्रीट डाटा दिया हुआ है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। बेसिकली एग्जांपल नंबर 2 में ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को, ठीक है, और डिफरेंट रीजन में वेदर को, और उसमें वो कह रहा है कि दो फैक्टर ऐसे हैं जिसके ऊपर वो हमारा जो सब्जेक्टिव टेम्परेचर है ना, W वो ले रहा है सब्जेक्टिव टेम्परेचर। जी मोहम्मद खान। सर जब इनइक्वालिटी होगी तब सर हमारी वो वाली कर्व वाली लाइन इंक्लूडेड नहीं होगी। नहीं आप बता रहे थे डोमेन में। इनइक्वालिटी में किस तरह, दो तरह की होती है ना, एक सपोज करें कि लेस देन है और एक है लेस देन इक्वल, ऐसे की होती है ना इनइक्वालिटी। अगर खाली लेस देन वाली है ना तो फिर बाउंड्री लाइन जो हमने कर्व ड्रा की होती है ना, अगर उसमें इक्वालिटी नहीं ना है तो फिर वो डॉटेड आएगी, फिर वो बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। अगर उसके अंदर इक्वालिटी है तो फिर वो डॉटेड लाइन भी अंदर आएगी, बाउंड्री भी इंक्लूड होगी। ये मैंने कहा है। ओके सर। ठीक हो। सो एग्जांपल 2 में हम कह रहे थे कि W है सब्जेक्टिव टेम्परेचर, और वो कह रहा है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। एक तो एक्चुअल टेम्परेचर है जो, और दूसरा V के ऊपर डिपेंड कर रहा है विंड स्पीड। आपको पता है कि सम टाइम खासतौर पे ये चीज आप सर्दियों में ज्यादा फील करते हैं कि टेम्परेचर सपोज करें कि 10 डिग्री है तो साथ हवा चल रही है तो आपको ज्यादा सर्दी महसूस होती है। होता क्या है कि एक वो विंड स्पीड जो सी है वो भी उसको इफेक्ट कर रही है, उसको फीलिंग को उसकी ग्रेटर कर। तो कह रहा है W हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, सब्जेक्टिव टेम्परेचर जो फील हो रहा है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे दो है, एक एक्चुअल टेम्परेचर है और एक विंड स्पीड है। सारी बात है, डाटा दो फॉर्म में उसने कर दिया। वो कह रहा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है V को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम T को। और जारी बात है आउटपुट आपके पास हमेशा क्या आएगी, सिंगल आएगी ना,
मतलब v की इस वैल्यू के लिए, t की इस वैल्यू के लिए आउटपुट क्या आ गई 4, v की वैल्यू 25 और t की वैल्यू -10 के लिए आउटपुट क्या आ गई -19। जस्ट ए मिनट जरा ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये बताने का मकसद ये है कि ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये एक ऊपर वाली जो फर्स्ट रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू शो कर रहा है और इनका जो ये वाइट कलर के ये जो बॉक्सेस है ये सब आउटपुट्स है। ठीक हो गया। और जारी बात है आप किसी भी आउटपुट को ले ले, लाइक ये मैं -34 ले रहा हूँ, तो इसकी ये किस किस इनपुट पे आ रहा है कि v की वैल्यू 40 है और t की वैल्यू -20 है, तो आउटपुट आपके पास -34 है। जारी बात है वो सर्वे है, उन्होंने किसी फार्मूला के थ्रू ही किया होगा, तो ये डाटा हमें दिया हुआ। तो अगर आपको कहा जाए फंक्शनल वैल्यू बताएं -550, तो अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि -5 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कि जब मैंने ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। इसका मतलब ये कि हमेशा पहली वैल्यू कैपिटल टी की है और दूसरी वैल्यू स्मॉल वी की है, क्योंकि ये यहाँ ये लिखा हुआ है, ये डिफाइंड होता है। ठीक हो गया। तो अब जब ये कहा गया तो आप इसकी वैल्यू इजीली इवेलुएट कर सकते हैं कि आपने कैपिटल टी के कॉलम में -5 देखना है और v की रो में आपने 50 देखना है, उनका जो कॉमन पॉइंट होगा वो उसकी आउटपुट होगी। तो ये देख लें, जैसे कैपिटल टी की कॉलम में -5 ये है और v के कॉलम में 50 ये है, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आ रहा है, दिस। सो आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो क्या आई -15। सो ये यहाँ पर एग्जांपल डिस्प्ले करने का मतलब ये है कि टेबुलर फॉर्म में आपको पता हो कि दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू है वो आपने कैसे फाइंड आउट करनी है। जी अली हसन, आपका क्या क्वेश्चन? सर मेरा सवाल ये है कि जो आउटपुट है वो फिर किस में आया है, वी में कि टी में? जी आउटपुट तो हमारी ये है ना, आउटपुट मैं बता रहा हूँ कि आउटपुट तो आपकी ये है जो व्हाइट कलर के बॉक्सेस है, वो तो सिंगल होगी ना वैल्यू आउटपुट। ये इनपुट है लेकिन जो सर जी जी देखे हम ये करते हैं कि टेम्परेचर जो है ना, देखो बाज़ अगर टेम्परेचर हम फ़ारेनहाइट में ले लेते हैं या इधर तो उन्होंने सेल्सियस में लिया ना, तो वेलोसिटी मीटर पर आवर में लेते हैं या पर सेकंड में लेते हैं, तो जो हमारी आउटपुट आएगी वो फिर किस में आएगी, वेलोसिटी में आ रही कि टेम्परेचर में आ रही, वो नहीं समझ आई। आप फिजिकल पैरामीटर की बात कर रहे हैं कि फिजिकल पैरामीटर नहीं आपको समझ में आ रहे। फिजिकल पैरामीटर जोन से वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। फिजिकल पैरामीटर हमारे डिपेंड करते हैं इनपुट पे। ठीक हो गया। अब इनपुट में जारी बात है, हम W को क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्या है, सब्जेक्टिव टेम्परेचर, यही है ना डिपेंडेंट वेरिएबल W। जी सर। अब W हमारा यहाँ तो फ़ारेनहाइट में हो सकता है, अब यहाँ तो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, यही बात है। अब आप अपनी इनपुट में चेक करें, इनपुट में जो टेम्परेचर दिया वो डिग्री सेल्सियस में दिया या फ़ारेनहाइट में दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया। तो इसका मतलब ये है कि W भी आपका डिग्री सेल्सियस में आ रहा है। अगर ये फ़ारेनहाइट में होता तो वो भी फ़ारेनहाइट में आ रहा है, समझे? इसका मतलब सर आउटपुट की जो पैरामीटर हम खुद डिफाइन करते हैं। जी जी, फिजिकल पैरामीटर, आउटपुट के पैरामीटर बेसिकली वो भी डिपेंड करते हैं इनपुट के पैरामीटर्स पे। ठीक हो गया। अगर हम आउटपुट कोई ऐसा पैरामीटर ले रहे होते हैं कि भाई टेम्परेचर के साथ वेलोसिटी मिलके आउटपुट वेलोसिटी कितनी हो रही है, तो फिर वेलोसिटी वाले ने इफेक्ट करना था हमारे आउटपुट के इस टर्म को। ठीक हो गया। देखिए वैल्यू को तो दोनों वैल्यू को तो डिपेंड कर रहे हैं ना दोनों पे, लेकिन आप बात करें फिजिकली साइन क्या देंगे, हम उसको पैरामीटर क्या साइन करेंगे कि डिग्री सेल्सियस आएगा या फ़ारेनहाइट आएगा। पहले तो देखिए आउटपुट क्या, आउटपुट हमारा टेम्परेचर है। अब यहाँ तो डिग्री सेल्सियस होगा या फ़ारेनहाइट होगा, वो कौन डिफाइन करेगा, इनपुट। इनपुट क्योंकि डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस। ये ऐसे ही आपको इक्वेशन सॉल्व करते होते हैं, उसमें आपने टाइम जोन्स है विद रिस्पेक्ट टू आवर्स दिया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आउटपुट आप कहेंगे ये हमारे पास इन टर्म्स ऑफ सेकंड आई है,
वो इन टर्म्स ऑफ आवर भी आएगा आउटपुट जो भी होगा। ठीक हो गया। ये ऐसे है कि अगर आप वेलोसिटी लेते हैं किलोमीटर पर आवर के लिहाज से लाइक दिस, और इसका आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं, फर्दर वन डेरिवेटिव भी लेते हैं ना, तो एक्सेलरेशन आपका क्या होगा बताएं जी। मैंने वेलोसिटी दी आपको, ये तो मैं आपको सिंपल कैलकुलस का क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। वेलोसिटी दी किलोमीटर पर सेकंड में, उसका एक्सेलरेशन फाइंड करें, तो एक्सेलरेशन आपने एक डेरिवेटिव लिया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। एक्सेलरेशन के क्या होंगे साइन बता तो दें। वो भी वही नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन तो किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, तो वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बन जाएगा आपका, समझे, क्योंकि आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में थी, तो आपका एक्सेलरेशन का क्या बना, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो अगर आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में हो तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाता, उस कंसेप्ट को यूज करें ना। ओके जी, नेक्स्ट आए जी एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल में ये बेसिकली एक सर्वे है जिसमें चार्ल्स कॉब एंड पॉल डगलस जोन्स है, उन्होंने पब्लिश की थी अपनी स्टडी। So they considered a simplified view of the economy in which production output is determined by the production output। देखे प्रोडक्शन आउटपुट इज डिटरमिन्ड बाय द, मतलब प्रोडक्शन आउटपुट, आपकी प्रोडक्शन क्या है, आउटपुट वेरिएबल है, बाय द अमाउंट ऑफ लेबर इन्वॉल्व, लेबर के ऊपर डिपेंड कर रही है, एंड कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक हो गया, मतलब जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर, और जो लेबर यूज की है इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, और आउटपुट क्या है उसकी, प्रोडक्शन। तो उसके लिए वो कहता है एक फार्मूला उन्होंने बहुत जबरदस्त जनरेट किया था जी। मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। सर क्लियर आ रही है। ओके थैंक यू। तो ये फार्मूला वो कहते हैं उन्होंने अपनी स्टडी में पब्लिश किया था कि जो आउटपुट है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लाइक एल एंड के, तो एल जोन्स है वो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, के जोन्स है वो कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है ये फार्मूला है, इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें तो सिंगल आउटपुट जो आपके पास आएगी वो उसके प्रोडक्शन को शो कर रही है। तो ये एक फार्मूला के साथ डिफाइन कर रही है, कुछ वैल्यूज टेबल में दी हुई है ईयरली वाइज, तो वो कह रहे हैं इसके मुताबिक हमने उसको डिफाइन किया। तो जारी बात है यहाँ पे एक और पैरामीटर जो अल्फा है वो अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे आके उसने डिफाइन कर दिया कि अल्फा की वैल्यू क्या ले ली उसने, 0.75। तो 0.75 अल्फा की वैल्यू ले ली, तो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 0.25 हो जाएगी। तो ये फार्मूला आपके पास आ गया। अब वो यहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन करे इस टेबल में से, तो आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लाइक जैसे उसने कहा कि आप हमें वैल्यू बताएं कि 1910 में और 1920 में, जारी बात है अप्रोक्सीमेट ये वैल्यूज देगा, वो कौन सी वैल्यूज आती है। अब 1910 का यहाँ से डाटा देखें गिवन टेबल में, ये 1910 में लेबर क्या है 147, और जो कैपिटल है वो 208 था, तो एल की जगह पे आप 147 पुट कर दें और के की जगह पे 208 पुट कर दें इस फार्मूला में, तो ये आउटपुट आ जाएगी आपके पास 161.9। तो वो कहता है ये देख लें ये इस वैल्यू के करीब करीब है। सो ये फार्मूला इनका जो सा वो काफी वैलिड है। जारी बात है फार्मूला वो किसी लीस्ट स्क्वायर से उसने ये ऑब्टेन किया है, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड होपफुली आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा तो फिर आप 2 में पढ़ेंगे। तो एक टेक्निक है अप्रोक्सीमेट करने की। सर जी सर सर क्वेश्चन ये है कि मतलब अब जो टेबल पढ़ना पड़ा है ना, जी पहले प्रोडक्शन लिखी पड़ी है, फिर लेबर, फिर मतलब तीसरा जो फैक्टर है, अगर जो क्वेश्चन जब आएगा तो फिर वो प्रोडक्शन वाला कॉलम नहीं होगा और दूसरी तरह टेबल दे देगा और कहेगा कि ना नहीं नहीं इस नहीं, सन मुख्तलिफ दे सकता है कि इस ईयर की बताओ या इस तरह की। ठीक है, आपका क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप जरा बात सुनिएगा। चलो प्रोडक्शन, बता दिया ना। मेरी बात सुने ना, प्रोडक्शन भी दे दी, लेबर भी दे दी, और कैपिटल, तीनों चीजें दे दी, आउटपुट भी बता दिया, इनपुट्स भी बता दिए। ठीक हो गया, ये टेबल दे दिया। ठीक हो गया।
इनका क्या काम था, ये जो दो साइंटिस्ट का नाम ले रहा हूँ, इनका काम ये था कि इन्होंने फार्मूला ड्राइव किया था बाय यूजिंग लीस्ट स्क्वायर। एक टेक्निक है हमारे पास के डाटा पॉइंट्स को यूज करते हुए हम एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला बना लेते हैं जो हमारे जो ओरिजिनल रिजल्ट्स होते हैं उसके करीब करीब आंसर देता है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये फार्मूला के जरिए आपने वैल्यूज फाइंड करनी है, ये तो एग्जैक्ट दी हुई है ना, तो वो कह रहा है कि जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करके देख लें कि ये वैल्यूज हमारी बहुत करीब करीब आ रही है, मतलब हमारा एरर बहुत कम है इनका। तो जस्ट यहाँ पे तो बताने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की एक एग्जांपल है। यहाँ पे आपको कोई ये बताने का मकसद नहीं है कि डाटे से आपने फार्मूला बनाना है। आप समझे कि आपको फार्मूला गिवन है, ठीक है, मैंने 2 पॉइंट्स दे के उसके ऊपर आपको कहा कि पॉइंट्स की वैल्यू निकालें, तो वो ये है। ये कोई मतलब समझे कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, तो समझाने के लिए ना, क्योंकि एक फिजिकल प्रॉब्लम है, जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो वर्किंग सिर्फ सर इतनी है इसमें ये कि इसमें ये आप अल्फा और जो स्मॉल बी है ये हमने कहाँ से लिया है? ये जो अल्फा और जो स्मॉल बी है, ये उसने जो कैलकुलेशन की है ना लीस्ट स्क्वायर में, उसके रिजल्ट्स हैं। तो वो आपका यहाँ कंसर्न नहीं है, आपका कंसर्न इस फार्मूला से। ठीक हो गया। ओके सर, ये ठीक है। फार्मूला तो डिफाइंड है ना, मैंने इसीलिए कहा कि जी सर। आपने फार्मूला 2 को यूज करते हुए ये 2 पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू बता दे। तो ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे मैंने कहा ये पॉइंट के ऊपर वैल्यू बता दे, आपने कहा ये आती है टेबल से देख के। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या मैंने आपको कहा कि ये फार्मूला यूज करते हुए, ठीक है, ये 2 साल की मुझे वैल्यू बता दे। अब 2 साल मैंने दिए तो सारी बात है उसका कोई डाटा तो दिया होगा ना, तो वो डाटा ये दिया होगा। तो 1910 का कहा है, तो 1910 में एल की वैल्यू और के की वैल्यू यूज करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे प्रोडक्शन की भी तो वैल्यू दी हुई है, तो ये जस्ट चेक करने के लिए कि आपका आंसर कितना करीब करीब आ रहा है इसके। समझ गया। इसी तरह 1920 है, तो आप 1920 में आ जाए, उसके अंदर आप एल की वैल्यू और के की वैल्यू देख लें, वो इसके अंदर जस्ट पुट करें और आपका आंसर है। तो ये तो जस्ट समझ लें कि 1 स्टेप का क्वेश्चन है, जस्ट पुटिंग ऑफ वैल्यूज है, वैल्यूज गिवन है और उनको आपने पुट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो सी है ये है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन दिस g of x y is equal to। तो डोमेन तो आपको फाइंड करनी मैंने बता दिया ना, डोमेन एक रीजन आएगा कैसे। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, तो कहाँ पे डोमेन एग्जिस्ट करेगी, जहां पे ये जो इंटरनल फंक्शन है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक हो गया। तो मैंने कहा डोमेन मेरी होगी ऑर्डर्ड सेट होंगे। ऑर्डर्ड सेट क्यों होंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है। सच दैट 9 माइनस, ये जो लाइन होती है ना, ये सीधी लाइन सेट के अंदर, ये सच दैट का साइन होता है। सच दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको ड्रा भी कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम व्हाइट बोर्ड पे। तो उसके बाद जो सा इस क्लास को कंक्लूड करते हैं। देखें, फंक्शन हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है। अब वो कह रहा है इसकी डोमेन फाइंड करें और रेंज फाइंड करें। डोमेन तो इसकी सिंपल है कि किस टाइप के होंगे, एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब ये है कि मैं कहना चाह रहा हूं कि वो सबसेट है R2 का। R2 के एलिमेंट ऐसे के होते हैं ना। सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है। कहां पे एग्जिस्ट करेगी डोमेन, सारी बात है कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। बट अगर मैं इस डोमेन को अब स्केच करना चाहूं तो कैसे स्केच करूंगा, तो उसका तरीका ये है कि मैं पहले इसकी कर्व बाउंड्री स्केच कर लेता हूँ। 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख लेता हूँ। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये मेरे पास क्या बनी, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर ओरिजिन, सेंटर 0 0 और रेडियस क्या है इसका 3। ठीक हो गया ना, ये आर स्क्वायर होता है ना। सो मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। सेंटर 0 0, रेडियस 3 का मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे -3, यहाँ पे 3, यहाँ पे -3 और ये मेरे पास सर्कल आ जाएगा। ये तो मैंने बाउंड्री ड्रा की ना।
इक्वालिटी थी इसलिए बाउंड्री मैंने डार्क लाइन में ड्रा की, अगर इक्वालिटी ना होती तो डॉटेड ड्रा करता। अब बताएं कि ये ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखूं इस टर्म को, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर नेगेटिव फॉर्म में है ना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस और इक्वल टू 9। यही चीज बन रही है, बताएं जी। जी सर यही बन रही है, यही बन रही है। लेस देन आएगा। अब इस इनइक्वालिटी को देखते हुए मुझे ये बताएं कि कौन सा रीजन आएगा डोमेन में, इंटरनल पार्ट आएगा या एक्सटर्नल पार्ट आएगा। सर एक्सटर्नल नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था जब आपके पास क्लोज्ड इमेज होगा ना, क्लोज्ड इमेज, अगर अच्छा अपना माइक म्यूट कर ले, मैं बताता हूँ। अगर आपके पास क्लोज्ड इमेज होगा तो अगर लेस देन है ना वेरिएबल, तो फिर इनसाइड का पोर्शन आएगा, यही बताया था ना। तो ये आपका रीजन आ जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन होता तो फिर आपका आउटर रीजन आ जाएगा, समझ गए। अगर कोई लाइंस वगैरह ओपन रीजन हो तो फिर लेफ्ट राइट होता है, अगर क्लोज्ड इमेज हो तो फिर इनसाइड आउटसाइड होता है, ठीक हो गया। लेस देन है तो फिर इनसाइड, लेकिन यहां से नहीं देखना, यहां से आप देखें कि वेरिएबल्स के साइन नेगेटिव है, ठीक हो गया। पहले उनको पॉजिटिव बना लें, समझ आ गई। तो पॉजिटिव बनाने के बाद चेक करना आपने, जैसे मैंने ये थोड़ी सी वर्किंग की। सो ये आपका रीजन आ गया। यहाँ पे ये रीजन ड्रा किया हुआ है, ये डिस्प्ले हो रही है सबको, ये बुक, ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को उसने ड्रा किया, फिर इस इनइक्वालिटी को यूज करते हुए उसने बता दिया कि ये डोमेन डिफाइन होगा, ठीक हो गया। अब रेंज इसकी क्या होगी, रेंज सारी बात है, आपने कैलकुलस में ज्यादातर तो ये पढ़ा होगा कि रेंज तो हम फंक्शन ड्रा करने के बाद बता देते हैं कि क्या उसकी रेंज होगी, लेकिन कुछ फंक्शन जो होते हैं वो बड़े सिंपल होते हैं फंक्शन ना, लाइक जैसे ये वाला एग्जांपल लिया है, तो कुछ फंक्शन में तो आप डायरेक्टली भी बता सकते हैं सॉल्व करके। लाइक जैसे ये जो मैंने फंक्शन लिया था, इसकी रेंज अगर आपने चेक करनी हो तो रेंज क्या होगी, देखें स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है ना, तो इसके अंदर ये क्या नेगेटिव वैल्यू आ सकती है रेंज में, बताएं। नो सर। इसका मतलब ये है कि रेंज इसकी जोन सी है 0 से नीचे नहीं जा सकती, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, 0 वैल्यू आ सकती है ना। जी सर। ठीक हो गया। अगर मैं x को 3 ले लूं, y को 0 ले लूं, तो जोन सा, और डोमेन आपने याद रखना है कि ये आपकी डोमेन है, डोमेन। तो एक चीज तो डिफाइन होगी कि 0 से कम नहीं होगी, लोअर लिमिट तो मुझे पता चल गई, अपर लिमिट अब फाइंड करनी है। अब बताएं मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ सकती है, इनफिनिटी। ज्यादा से ज्यादा आप x3 ले सकते हैं, y3 ले सकते हैं, ऐसा ही है। ज्यादा से ज्यादा आप Yes, sir. x3 ले सकते हैं या y3 ले सकते हैं, दोनों एट ए टाइम 3 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर दोनों एट ए टाइम 3 लेंगे तो वो फिर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है और वो इस डोमेन से बाहर चला जाता है। तो आपने वो पॉइंट लेना जो सर्कल के अंदर है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू इसकी 9 आ सकती है अंदर, तो स्क्वायर रूट 9 क्या है, 3, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी। लेकिन ये तो मैंने आपको बताया अलजेब्राइकली, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द वे जो रेंज है वो फिगर को ड्रा करने के बाद उसको देख लेते हैं कि सबसे छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ फंक्शन एज सिंपल होते हैं, जैसे ये वाला था तो सिंपल फंक्शन था तो रेंज हमने बता दी, कॉम्प्लिकेटेड होगा तो वो जारी बात है डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है। लेकिन डोमेन हर फंक्शन की आपको फाइंड करनी और आनी चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में आपके 2 टास्क हमने कवर किए हैं। एक तो पहली चीज आपको ये पता चले कि फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या है, ठीक हो गया। सेकंड चीज आपको ये पता चले कि डोमेन आपने कैसे उनकी फाइंड करनी है, रीजन कौन सा आ रहा है, और वो रीजन स्केच करके भी आपको दिखाना आना चाहिए।
इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जस्ट ए मिनट, सी आर प्रेजेंट है? अवैस, यस सर। आप अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे व्हाट्सएप कर दें। जी आप क्वेश्चन करें जी, ओके जो सर। क्वेश्चन कर रहे थे जी। सर ये जो हमने सेकंड एग्जांपल की थी ना, उसका ग्राफ में नहीं समझ आया कि उसके डोमेन में वो कैसे इंटरवल इंक्लूड हुआ है। जी ये सेकंड एग्जांपल थी, तो ये तो सिंपल थी। अच्छा ये वाली एग्जांपल की बात कर रहे हैं? पैराबोला वाली जो हमने जी बनाई ये थी। लॉग वाली एग्जांपल थी। इसमें देखें जी कि जी, लॉग इसका ग्राफ। लॉग के अंदर जीरो या नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए ना, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। सो वाई स्क्वायर माइनस एक्स जो सा है ये पॉजिटिव होना चाहिए। ग्रेटर देन पॉजिटिव का जीरो मतलब होना ग्रेटर चाहिए। देन जीरो होना चाहिए। तो हमने क्या किया, यही काम किया कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स को ग्रेटर देन जीरो पुट कर दिया। ये देखें ठीक हो गया। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनता है, एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर। एक्स दूसरी जगह जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं जी इसको सर। हाँ जी इक्वालिटी में चेंज किया तो ये चीज बन गई। पहले कर्व ड्रा कर देता हूँ। तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ना। जी पैराबोला में आपको पता है चार टाइप का पैराबोला होता है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। तो जो प्लस वाला 4ax होता है वो राइट साइड की ओपनिंग होती है, जो लेफ्ट वाला माइनस वाला होता है वो लेफ्ट साइड की होती है। और दूसरी दो टाइप्स होती है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो जो एक्स स्क्वायर के पॉजिटिव के साथ होता है वो अपवर्ड ओपनिंग होती है, जो नेगेटिव के साथ होता है वो डाउनवर्ड ओपनिंग होती है। ठीक हो गया। लेकिन ये कर्व्स है, ये ज्योमेट्री आपने कैलकुलस में पढ़नी थी। ठीक हो गया, पढ़ी होगी आई होप आपने वहां। जी सर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन मैंने ड्रा की क्योंकि ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax टाइप का है, तो ये इसकी ओपनिंग आएगी राइट साइड पे। तो ये मैंने ड्रा करती है पैराबोला, ये देख रहे हैं। लेकिन डॉटेड लाइन में क्यों किया है, इसलिए कि इक्वालिटी नहीं है इनइक्वालिटी में। ठीक हो गया। अब इसका राइट वाला पोर्शन आएगा या लेफ्ट वाला पोर्शन आएगा, ये मुझे इक्वालिटी बताएगी। एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स एक्सिस के लिहाज से हम देख रहे होते हैं ना। तो एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर। तो लेस देन आ गया तो मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी साइड आएगी, लेफ्ट साइड। तो इस फिगर से लेफ्ट साइड, ये जो ऑरेंज कलर में मार्क किया हुआ है, ये सारी इसकी डोमेन है इस फंक्शन की, जो ऊपर हमने लिखा था लॉग ऑफ दिस। समझ गया। वो कहता है इसमें से कोई भी पॉइंट ले लें, उसके ऊपर ये फंक्शन जी डिफाइंड होगा। कभी भी नहीं हो सकता कि आप इस डोमेन में से कोई फंक्शन उठाएं और वो फंक्शन उस पर डिफाइन ही ना हो। ये आप चेक करके देखिएगा अपने ना प्रैक्टिस के तौर पे। क्लियर है? सर हम जब रीजन के बारे में चेक करना होता है तो हम एक्स एक्सिस के हिसाब से देखते हैं। जी जी। लेकिन सर जब सर्कल बन जाए या स्क्वायर, या उस वक्त सर हम उस वक्त भी हम उस वक्त आप सर एक्स वेरिएबल्स। एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साइड पे रखेंगे ना। ठीक है सर। ठीक हो गया ना। फिर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों वेरिएबल एक साइड पे रखें। मतलब सर अजय सर एक लास्ट कंफ्यूजन बता दें, अगर सर्कल बने, स्क्वायर बने, रेक्टेंगल बने, जो भी बने, अगर वो दोनों वेरिएबल जो होंगे वो आगे बड़े हैं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्मॉलर देन 9 है, और अगर इधर स्क्वायर बन जाता फिर भी हम इनर साइड की तरफ ड्रा वो करते सारी बात है। जब आप इनइक्वालिटी देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर लेस देन, तो वो इनर साइड आएगी। अगर एक्स स्क्वायर मतलब सर्कल बने सर मेरा क्वेश्चन मेन यह था कि सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, इनर साइड और आउटर साइड क्लोज्ड इमेज की बात कौन कर सा रहा हूं ना मैं। क्लोज्ड इमेज कह लेना, मतलब वो कर्व क्लोज होती है ना। एक कर्व क्लोज होती है, क्लोज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपन ऑब्जेक्ट होते हैं। ओपन ऑब्जेक्ट में आप लेफ्ट राइट देखेंगे, ठीक है। क्लोज्ड में आप जो सा इनसाइड आउटसाइड देखेंगे। ठीक हो गया। ये आप इसकी एक्सरसाइज में जाएंगे, वहां पे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। तो ये लेवल कर्व्स हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, क्योंकि अभी टाइम जो सा है वो हमारे पास कम है। बस मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ 3D में डायग्राम, क्योंकि ये देखे ना, ये बेसिकली आपके पास इक्वेशन ऑफ जो सी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 9,
दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, हाफ स्फीयर की है ना, सेमी स्फीयर की। तो मैं ये आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये डिस्प्ले करवाता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को जो सा है वो कंक्लूड करते हैं। सो ये स्क्रीन तो मेरी विजिबल होगी, आपको सबको नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ये यहाँ पे ये आप लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे, ये मैंने फंक्शन ड्रा किया हुआ 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये वही फंक्शन है जिसको अभी हमने डोमेन और रेंज जिसकी डिस्कस की है। अब मैं इसका आपको प्लॉट दिखाने लगा हूँ 3D में। ये देखेंगे, ये जो रेड कलर का एक्सिस है ना, रेड कलर का एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ग्रीन जो है ये वाई एक्सिस है, और ये ब्लू उसका जी एक्सिस है। तो ये इसको अगर आप ड्रा करेंगे तो ये अब आपको ड्रा नजर आ रहा होगा, तो ये सेमी स्फीयर है। ठीक हो गया। सेमी स्फीयर क्यों है ये? उसकी वजह ये है कि ये बेसिकली स्फीयर का हाफ पार्ट है ना। आप देखें, अगर मैं थोड़ा सा आपको इस इक्वेशन के बारे में यहाँ पे ही बता दूं कि आपका जो फंक्शन है वो ये है ना, तो बेसिकली ये तो z है, दिस इज z। तो अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये बनता है z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड इसको अगर मैं रीअरेंज करूं, दिस इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ओके। अब अगर इसको मैं वापिस उसी फॉर्म में लेकर जाऊं तो ये मेरे पास क्या बनेगा, z स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट लूं तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। ऐसे ही है ना। तो ये दो कर्व होगी, जो प्लस वाली कर्व है वो शो कर रही है अपर हेमिस्फीयर को, जो माइनस वाला साइन है वो शो कर रहा है लोअर हेमिस्फीयर को। तो यहाँ पे उसने हमें प्लस माइनस दोनों नहीं दी, सिर्फ प्लस वाली दी है। तो वही रीजन है कि ये हमें अपर हेमिस्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है ये चीज। ठीक हो गया। अब अगर इसी को ही मैं नेगेटिव कर दूं, देखें जरा, इसी फंक्शन को बाहर मैं पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव से रिप्लेस कर देता हूं, तो ये देखें, नजर आ रहा है सबको, लोअर हेमिस्फीयर आ गया। ठीक हो गया। नजर आ रही है 3D में डायग्राम। अब हो क्या रहा है कि एक्स वाई इसकी इनपुट है, और आपने अभी, मैं इसको चले ओरिजिनल प्लस वाले पे लेके आता हूँ, इसकी अभी आपने डोमेन और रेंज में आपको यहां से भी वेरीफाई करवाना चाह रहा हूँ ना। ये देखें, आपने क्या कहा था, इसकी डोमेन मैं प्लेन बना लिया, ये ना मैंने जो फ्लैट अप जी एक्सिस की नेगेटिव और पॉजिटिव, ये मैं आप देखें, ये फिगर को मैं डाउनवर्ड दिखा रहा हूँ आपको। डोमेन आपने क्या निकाली थी, स्क्वायर था ना 3 रेडियस का, तो ये देखें 3 रेडियस का स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर फंक्शन डिफाइन है। ठीक हो गया। और रेंज आपने क्या निकाली थी, 0 से 3, तो ये देखें इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है। सो ये आप देख सकते हैं इस तरह डिफरेंट। और एक अभी आप देखेंगे जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी ये वाली, जस्ट थोड़ा सा, ये मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि ये जो बुक मैंने शेयर की है ना, इसमें जस्ट एक मिस्टेक है कि ये वाले पेज के बाद ना 890 पेज के बाद डायरेक्ट 893 पेज दे देता है। इसके 2 पेज ना इस पेज के बाद लगे हुए हैं, तो ये काइंडली ध्यान में रखिएगा, 92 और 91। ठीक हो गया। तो ये देखिए, एक ये प्लेन की इक्वेशन है, ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्लेन है, इसको जी ले तो ये प्लेन की इक्वेशन बन जाती है। तो ये प्लेन ड्रा किया हुआ है उसने ना इंटरसेप्ट लेके, लेकिन प्लेन तो आपको पता है इनफाइनाइट डायरेक्शन में होता है। तो अगर आप प्लेन को देखेंगे तो मैं इसको, ये वो प्लेन ड्रा किया हुआ उसने। ठीक हो गया। तो ये आपको प्लेन नजर आ रहा है सबको रेड कलर में। तो वहां पे उसने एक उसका स्मॉल पोर्शन, सिर्फ ये जो सा इतना पोर्शन ड्रा किया हुआ, लेकिन प्लेन आपको पता है क्योंकि इनफाइनाइट होता है तो ये उसका आ जाएगा। सो इसी तरह से एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ उसने, ये जो मैंने भी आपको मेथड भी करवाया वो प्रोडक्शन वाला और लेबर और कैपिटल वाला, उसका भी ग्राफ उसने बनाया हुआ है। ये देखें, ये उसी का ही ग्राफ बनाया हुआ है।
300 0 से 300 डोमेन लेके ना, तो ये आप उसका ग्राफ देख सकते हैं, ये बना हुआ है और ये मैंने भी उसका सेम वही फंक्शन प्लॉट किया हुआ है और ये उसका ग्राफ है। तो ये आप देख सकते हैं इसकी डोमेन क्या आ रही है 0 से इंफिनिटी, इसकी डोमेन भी क्या आ रही है 0 से इंफिनिटी। इसमें नेगेटिव क्यों नहीं आ रहा? बस ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर करें फिर हम बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बता दें, बताएं जी, इसमें 0 क्यों नहीं आ रहा, नेगेटिव वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? 0 तो आ रहा सॉरी डोमेन में, ठीक है ना, यहाँ पे नजर आ रहा है डोमेन 0 से आगे इंफिनिटी की तरफ चल रही है, के की भी और एल की भी। कोई एक स्टूडेंट आंसर कर दे बस। जी सर क्योंकि प्रोडक्शन नेगेटिव में नहीं हो सकती। सर के और नहीं, प्रोडक्शन तो पॉजिटिव में ही है ना, वो तो 0 से 300 जा रही है, इट्स फाइन। मुझे के और एल के बारे में बताएं। वो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है कि प्रोडक्शन नेगेटिव क्योंकि सर इसकी जो वैल्यूज हैं वो 0 और 300 के बिटवीन है ना, तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं आई। क्यों नहीं पुट की उसने? यही तो मेरा आंसर है। के क्या है? कोई लेबर माइनस, हाँ मतलब जी, लेबर कोई -1 तो हो नहीं सकता। बिल्कुल एग्जैक्टली। यस सर। ये जो सर, लास्ट labor- अवैस ने आंसर किया है ये बिल्कुल ठीक है। कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो टर्म्स डिफाइन की होती है वहां से ही पता चल जाता है कि हमारी इस केस में जो डोमेन है वो नेगेटिव हो सकती है। लेबर कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, लेबर ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकती है, कम से कम सॉरी, और ज्यादा से ज्यादा इनफाइनाइट हो सकती है। इसी तरह जो के है, के क्या है? कैपिटल। कैपिटल ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, वो कुछ भी ना इन्वेस्ट करे, और ज्यादा से ज्यादा इंफिनिटी और कम से कम 0। ठीक हो गया। सो इसलिए वो जो सी उसकी डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी है, और यहाँ पे वो उसको लिखता भी है। लेकिन ये तो कुछ स्पेसिफिक डोमेन के लिए सारी बात ड्रा किया हुआ ग्राफ। तो इनकी डोमेन यहाँ पे क्या है? 0 से इंफिनिटी के एंड 0 से इंफिनिटी एल। ठीक हो गया। तो मतलब आपके पास यहाँ पे एक्स वाई के वो सारे पेयर आ जाएंगे जिसमें एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। ठीक हो गया। इसकी डोमेन कैसे लिखेंगे? बट डोमेन लिखे, और इसकी डोमेन ऐसे आएगी ना, सपोज करें मैं आपको कहता हूं कि इसकी डोमेन रिप्रेजेंट करें, तो आपने ये नहीं लिखना के और एल है सपोज, ये ऑर्डर पेयर इज पॉजिटिव, नो, ये रॉन्ग वे है। आप लिखेंगे D इज इक्वल टू ऑल ऑर्डर्ड पेयर K एंड L सच दैट K भी आपका पॉजिटिव है और L भी आपका पॉजिटिव है। इसका मतलब ऑब्वियस मीनिंग है कि अगर आपका ये K और L प्लेन है तो ये 0 है, तो ये सारा प्लेन इसकी डोमेन आ जाएगा जिसपे K भी पॉजिटिव है और L भी पॉजिटिव है। क्लियर है? दिस इज द डोमेन। और ये नीचे उसका मैंने स्केच भी कर दिया। ठीक हो गया। ओके जी, आज थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमारा टाइम थोड़ा सा लग गया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह क्लास में मेरी कोशिश होगी। सर हम इसमें के इक्वल टू 0 भी तो कर नहीं सकते।